हाँ बच्चों, देखो ये जेईई मेन का पेपर है। इसमें इस पेपर को डिस्कस करेंगे किस तरह से पेपर आते हैं। तो अब जेईई मेन और नीट की जो तैयारी हम स्टार्ट करेंगे, इसमें मैं पेपर डिस्कशन भी करूंगा और साथ में टॉपिक वाइज कि कौन कौन सा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। और जो भी तुम लोग अपनी तरफ से भेजोगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाए, तो वीडियो में बना दूंगा उसके हिसाब से। तो अब ये देखो, ये पेपर है हमारे सामने। आज मैं 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और मे बी उसी के आसपास। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो। पहले तो देखो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये क्वेश्चन है, और उसमें भी उस टॉपिक का नाम है मोशनल EMF। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मोशनल EMF। मोशनल EMF का बैकग्राउंड बताता हूं। मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है BLV। ये फॉर्मूला है मोशनल EMF का, BLV। इसमें ये तीनों B, L और V दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। B, L और V तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, X, Y, Z। अगर सपोज करो कि जो लेंथ L है ये X डायरेक्शन में है, लेंथ की डायरेक्शन जैसे रॉड ऐसे पड़ा हुआ है अलोंग X एक्सिस, और वेलोसिटी रॉड की सपोज अलोंग Z एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग Y एक्सिस। ये वेक्टर B हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ऐसे मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब ये BLV फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अभी देखो इस क्वेश्चन को देखो। वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। उसकी जो स्पीड है वायर की वो 8 मीटर पर सेकेंड है, और मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू क्या है, 2 टेस्ला। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विल बी, कितना होगा, BLV लगाओ फॉर्मूला, BLV। B है 2, लेंथ है 1 और वेलोसिटी 8 हो गया, तो ये कितना आ गया, 16 वोल्ट। द आंसर इज 16 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया B। तो आजकल जेईई मेन और नीट के पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर ही एक ही तरह से आ रहे हैं बिल्कुल। सो इफ़ यू फॉलो दिस क्वेश्चंस, तो जेईई मेन की भी तैयारी हो जाएगी इससे, और नीट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये देखो, द पेपर्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू कैन सी, ये 2023 का ही पेपर है, किसी एक स्लॉट का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ के एक बार, जैसे ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में या पॉज करके भी एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई एंड देन सी द सॉल्यूशन। क्या लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम t एज x इक्वल टू 4t स्क्वायर। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इज, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4t स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो हमें इसमें करना क्या है, वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल इसका डेरिवेटिव करना है। ये x का हम विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे, dt ऑफ x, dt ऑफ इधर 4t स्क्वायर, तो dx बाई dt वेलोसिटी हो गया, 4 आगे आ गया, dt ऑफ t स्क्वायर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो वेलोसिटी हो गया 8t। ठीक है। टाइम क्या बोला है, टाइम t इक्वल टू 5, तो वेलोसिटी 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। So this question is very simple question. The answer is 40 meter per second. The answer to this question is D, 40 meter per second. ये है। Now come to the question number 3. Question number 3 देखो। Question number 3 में क्या लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में लिखा है, I read the question for you. According to law of equipartition of energy, according to law of equipartition of energy, the molar specific heat of a diatomic gas at constant volume where molecule has one additional vibrational mode. देखो ये क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है। तुम्हें पता है कि मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5,
लेकिन डायटोमिक गैस में भी दो तरह से होता है, एक रिजिड डायटोमिक गैस होता है, एक नॉन रिजिड होता है। तो अगर रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है तो उसका डिग्री फ्रीडम होगा 5, और जहां पे वाइब्रेशन की बात हो रही है, एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, वहां पे डिग्री फ्रीडम, तो वाइब्रेशन मोड में एक मोड में 2 डिग्री फ्रीडम हम लेते हैं। तो यहां पर ये डायटोमिक गैस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम है, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो लेना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें आएगा 7, डिग्री फ्रीडम 7 आएगा इसका। अगर रिजिड होता तो 5 होता। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीवी। सो सीवी आ जाएगा, पहले गामा निकाल लो, गामा इक्वल टू 1 + 2 / n, n हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, n इक्वल टू कितना हो गया, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे 7। सो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 9/7, गामा इज 9/7, गामा आ गया। हमें निकालना क्या है, सीवी निकालना है। सीवी कैसे निकलेगा, सीवी इक्वल टू होता है R/γ-1। देखो ये फॉर्मूला तो सबको पता है ना, Cp - Cv = R और Cp/Cv = गामा, ये तो फॉर्मूला होता ही है। इसी को सॉल्व करके Cv = R/γ-1 आता है। तो ये बहुत काम का है, Cp - Cv = R, Cp/Cv = गामा। R और गामा की वैल्यू कितनी है, 9/7 - 1, ये कितना आ गया 7R/2। तो Cv की वैल्यू कितनी आ गई, 7R/2। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, 7R/2। तो ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। देखो ध्यान रखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है डायटोमिक में, डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर रिजिड है तो 5 लेना है, नॉन रिजिड है तो 7। ये नॉन रिजिड है, जहाँ वाइब्रेशन होती है वो नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM between x = -2 x = +a. If the time taken by the particle to go from x = 0 to x = a/2 is 2 seconds, then the time taken by the particle in going from a/2 to a. अब देखो ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई ड्रॉ दिस। ये देखो, दिस इज x = 0, x = +a, x = -a, O B D। ये तो पता ना सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स ये टू एंड फ्रो मोशन। इस O को बोलते हैं मीन पोजीशन, B और D को क्या बोलते हैं, O इज कॉल्ड मीन पोजीशन, B and D are extreme position। O यहां पर मीन पोजीशन है, B और D एक्सट्रीम पोजीशन है, और B और D के बीच में एक पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। देखो मीन से एक्सट्रीम तक का जो टाइम है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का टाइम होता है 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का 1/4। ये 1/4 ऑसिलेशन है, मतलब 0 टाइम पे अगर ये मीन पोजीशन पे है तो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में टाइम लगेगा T/4। और ये x = a/2 हाफ एम्पलीट्यूड, x = 0 से x = a/2 का जो टाइम है ना, ये टाइम होगा T/12, और ये बाकी बचा हुआ टाइम होगा T/6। तो इस पॉइंट को नोट कर लो। x = देखो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना है। सपोज मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस है सपोज 10 सेंटीमीटर, तो मीन पोजीशन से लेकर आधा डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक। जितना टाइम फर्स्ट 5 सेंटीमीटर कवर करने में लगेगा उसका डबल टाइम लगेगा नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर कवर करने में। तो ये जो T/4 टाइम है ना, O से लेकर B तक का, इस टाइम को देखो 2 में बांट लिया मैंने। x = 0 से x = a/2
ये टाइम कितना लगा, t/12, t इज द टाइम पीरियड, और x इक्वल टू a/2 से x इक्वल टू a तक ये टाइम लगता है t/6। इस बात को एकदम अच्छे से याद कर लो, जितना टाइम 0 से a/2 उसका डबल टाइम लगेगा a/2 से a। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, इफ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम 0 टू a/2, 0 से a/2 तक का टाइम कितना है, 2 सेकेंड, मतलब ये t/12 जो है, t/12 दिया हुआ है 2 सेकेंड, ये दिया हुआ है। देन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इक्वल टू a/2, x इक्वल टू a/2 से x इक्वल टू a तक कितना टाइम लगेगा, डबल टाइम। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 सेकेंड, है ना। 0 से a/2 तक 2 सेकेंड, और a/2 से लेकर a तक जो टाइम लगा उसका डबल लगा, 4 सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया सी, 4 सेकेंड। द आंसर इज, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। ठीक है, ऐसे है। नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन 5 क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच्ड टू 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर इसको खींच के 5 टाइम्स कर दिया जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो फिजिक्स में, बेसिकली फिजिक्स में होता क्या है, फिजिक्स में हमें जैसे ये देखना पड़ता है कि पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, बिफोर एंड आफ्टर। मोस्टली मतलब इस तरह से इसको क्वेश्चंस को ब्रेक कर लिया करो। जैसे मैंने लिख दिया, एक तरफ लिखा बिफोर और दूसरी साइड लिखा आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो यू सी हियर, रेजिस्टेंस पहले कितना है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू 5 ओम, बाद में कितना होगा ये पता नहीं, पहले R1 मान लिया, बाद में R2। ये निकालना है कि रेजिस्टेंस पहले 5 ओम है, लेंथ कितना है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ये जो वायर्स है ना, ये वायर में, वायर का रेजिस्टेंस होता है लेंथ L, और ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। रेजिस्टिविटी रो, देखो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। अगर हम इसको खींच कर लंबा भी कर दें तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी पहले भी रो है, बाद में भी रो है। लेंथ कितना हो गया, लेंथ यहाँ पर 5 टाइम्स, लेंथ हो गया 5L। तो एरिया कितना होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वायर को जब खींच के लंबा करते हैं उसका वॉल्यूम सेम रहता है, L इंटू A, जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। तो प्रोडक्ट अभी कितना है, पहले कितना प्रोडक्ट है L इंटू A, तो बाद में भी प्रोडक्ट वही रहना चाहिए L इंटू A। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया A/5। देखो 5L इंटू A/5 करोगे, 5 कैंसिल होकर वॉल्यूम अगेन इट विल बी L इंटू A। ठीक है, तो ये इस तरह से हम आमने सामने करके देख ले। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, पहले क्या है, रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू रो इंटू L/A, और बाद में रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू रो इंटू लेंथ हो गया 5L अपॉन A/5। सो इट इज 25 रो L/A। एंड रो L/A की वैल्यू कितनी है, पहले रेजिस्टेंस था 5 है, 5 25, और रो L/A की वैल्यू होगी 5। ये रो L/A ही तो R1 है, और R1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये आंसर कितना हो गया, 125 ओम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस ध्यान रखना है, वायर को जब खींच के लंबा करते हैं, लेंथ मान लो ट्वाइस हो गया तो एरिया हाफ हो जाएगा, क्योंकि L इंटू A जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। सो द आंसर इज, फॉर क्वेश्चन नंबर 5, द आंसर इज 125 ओम। Now read the next question. Next question is from moving coil galvanometer. ये moving coil galvanometer का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर a moving coil galvanometer the deflection in the coil is, moving coil galvanometer का देखो, इसमें जो क्वेश्चंस हैं एकदम टू दी पॉइंट क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। एक बार बुक में से भी रीडिंग लगा लोगे तो हम ये इसके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बस इसके लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है, के थीटा इक्वल टू NBIA, के थीटा इक्वल टू NBIA। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर याद है
तो इसमें इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इसका, जिसमें सिर्फ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी के क्वेश्चन आते हैं, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं कि सॉफ्ट आयरन किस लिए हम यूज़ करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैं सिर्फ बता देता हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये आंसर याद रखना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं पहले। हाँ, रेडियल क्वेश्चन क्या है? फॉर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज 0.05 रेडियन। डिफ्लेक्शन मतलब थीटा। देखो ये थोड़ा अंदाजे से कर लो, थीटा कितना है? थीटा हो गया 0.05 रेडियन। देखो फिजिक्स में जो भी कैलकुलेशन होते हैं बच्चों, डिग्रीज में नहीं होते, रेडियन में होता है। तो कभी भी डिग्रीज में दिया तो उसको रेडियन में चेंज कर लिया करो। ठीक है, तो 0.05 रेडियन। करंट कितना है? करंट I इक्वल टू 10 मिली एम्पियर करंट दिया हुआ है। इफ द टॉर्शनल कांस्टेंट, दिस K को बोलते हैं टॉर्शनल, दिस K इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट। तो K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 4 इंटू 10� यूनिट दिया हुआ है, लिख लेना। एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.01 टेस्ला एंड नंबर ऑफ टर्न N इक्वल टू 200, N हो गया 200। एरिया ऑफ ईच टर्न निकालना है। तो देखो ये सारे डाटा दिए हुए हैं, फॉर्मूला बताना चाहिए। इफ यू नो द फॉर्मूला, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो देख लेना इसका आंसर क्या आ रहा है, यू कैन सी। ठीक है, अच्छा एरिया इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो एक बार देख लो K थीटा करके। K कितना है? 4 इंटू 10⁻⁵। थीटा कितना है? थीटा 0.05 एंड नंबर ऑफ टर्न, मैं नंबर ऑफ टर्न को यहाँ पे नीचे ही लिख देता हूँ, एंड नंबर ऑफ टर्न 200। B कितना है? 0.01 और I इज 10 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को चेंज करना है एम्पियर में, 10/1000। यहाँ से ये A आएगा। तो ये थोड़ा सॉल्व करो, ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁵। यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन ऑल्सो, इंटू 10 1000। ठीक है, देन 200 5 20 इंटू 10⁻⁻6। 20 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये है। तो ये एरिया में कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको देख लेना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो, पर करना यही है इसमें। हाँ, वी हैव टू डू दिस ओनली। ठीक है, एवरीथिंग इज गिवन, 0.01 टेस्ला 5। ठीक है, इसको देख लेना, इसमें मतलब ना कोई कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकता है। ये आंसर, ये जो आंसर निकला है मीटर स्क्वायर में है, ये 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻4, ये तो आंसर 0.2 आ रहा है अगर मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है ना, यू चेक इट, मे बी हो सकता है सोल्यूशन में गलती हो या हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 क्या है? व्हेन अ सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरोन इट बिकम्स P टाइप। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करके देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन 7, व्हेन अ सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरोन। देखो इसमें ये पीरियोडिक टेबल है, 13 14 15। 14 ग्रुप में कौन कौन है? कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये ग्रुप्स है। अब ये क्या बोल रहे हैं? व्हेन सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरोन। देखो सिलिकॉन बोरोन के साथ हम डोपिंग कर रहे हैं,
यानी कि ट्राईवेलेंट। पता ना, सिलिकॉन जर्मेनियम को अगर हम ट्राईवेलेंट के साथ डोपिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, पी टाइप मिलेगा। और अगर पेंटावेलेंट आर्सेनिक एंटीमनी के साथ में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन टाइप। अब देखो पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन ए सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरोन इट बिकम्स पी टाइप एंड व्हेन डोप्ड विद आर्सेनिक इट बिकम्स एन टाइप। ये पेंटावेलेंट के साथ में डोपिंग करेंगे तो एन टाइप मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड में क्या लिखा है, व्हेन सच पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फ्यूज्ड टू मेक अ जंक्शन द करंट विल ऑटोमेटिकली फ्लो which can be detected with an externally connected emitter। ठीक है, इसका सेकंड स्टेटमेंट, इसको थोड़ा देखना सेकंड स्टेटमेंट को। ठीक है, यू कैन सी पहला स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट में अभी ये क्या कहते हैं, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, सेकंड स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट आई विल एक्सप्लेन टुमारो अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, Question number 8. Two objects are projected with the same velocity u, however at different angle alpha and beta with the horizontal. If alpha plus beta 90 degree, the ratio of horizontal range of the first object to the second object will be कितना होगा। देखो ये तो सिंपल है, रेंज ये स्टेटमेंट है प्रोजेक्टाइल में, देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर दो एंगल का सम, ये कहा जाता है कि जैसे एक प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल है, एक को अल्फा एंगल पे दूसरे को बीटा एंगल पे थ्रो किया u वेलोसिटी से, दोनों एक ही जगह जाके गिरेगा। ये तभी गिरेगा जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो रेंज सेम है, इसका आंसर है 1:1। ठीक है, 9th में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको मैं अगले इसमें वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो, 10th इज वेरी सिंपल। 10th क्वेश्चन क्या लिखा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सन। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट ए करेक्ट है। बी क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ प्लैनेट एंड सन। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली वाली बात गलत है यहाँ पे। सी क्या है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। सेंट्रीपिटल फोर्स सन से दूर नहीं होता है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द सन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, सो अवे वाली बात गलत है। और डी क्या, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये बिल्कुल सही है, ये केपलर का थर्ड लॉ है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। Square of the time period is proportional to cube of the semi major axis. So this is correct. ये सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ए स्टेटमेंट करेक्ट है और डी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पढ़ के देखो, रीड द क्वेश्चन। क्या लिखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ लाइट सोर्स। पावर का मतलब क्या होता है, देखो तो ये बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसमें वो जो लॉ है ना, 4 ऑब्जर्वेशन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन को अगर जिसको ऑब्जर्वेशन वो 4 याद है, वो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकता है। पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब इंटेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द लाइट सोर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। फॉर ए गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। देखो किताब में क्या लिखा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या है, वेवलेंथ है। तो ये बात ऐसे भी हो सकता है कि वेवलेंथ पे डिपेंड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जो लाइट है, जो लाइट आ रही है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है
तो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विद मोर काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम है तो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विद मोर काइनेटिक एनर्जी। मोर फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉलर वेवलेंथ। तो ये दोनों बात सही है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, वेवलेंथ भी कह सकते हैं। तो इस आज के वीडियो में ये इतना ही है। मतलब ये 9-10 क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया मैंने। एंड नेक्स्ट जो है ना वीडियो में मैं इसके बाद के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एवरी डे आई विल डिस्कस 9 to 10 क्वेश्चन फ्रॉम द जेईई मेन पेपर एंड एज वेल एज आई विल डू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या तुम लोग जो क्वेरीज आएंगे कि इस टॉपिक का वीडियो बना दूं, मैं उसी हिसाब से वीडियोस बनाया करूंगा।